हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज का सेशन का नाम है द लिंकेज। ठीक है, जिसको संलग्नता कहते हैं या पूर्ण संलग्नता या अपूर्ण संलग्नता इसे कहा जाता है। ठीक है, इसी के ही सेक्शन में हम लोग जानेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में, इसी को ही बोलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन पहले हेडिंग के साथ में। पहला दिया हुआ है यहाँ पर वंशानुक्रम और गुणसूत्र का सिद्धांत। सन 1900 की बात है कि जब बोवेरी और सैटन नाम के दो वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया और बताया क्या कि आनुवांशिकी जो है वो क्या है, मूल सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया क्या कि आनुवांशिकी जो होती है वो जीन की इकाई में पाई जाती है, जिसे मेंडेलियन आनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। और ये चीज़ें जो है वो कहाँ पर पाई जाती है बेटा, गुणसूत्र के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है कि वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक गुणसूत्र की सूचनाओं के वाहक होते हैं। यानी गुणसूत्र पे जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या होती हैं भाई, वो मैसेज होते हैं जो कि एक दूसरे को पहुंचते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि माता के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, XX होती है। और इसी तरह से पिता के अंदर क्या होती है, XY होती है। दोनों के अंदर क्या होते हैं, कुछ ना कुछ जब इसके अंदर क्रॉस होता है तो इसके बाद में जो युग्मक बनता है उस युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इस युग्मक में ही तो क्या नाम है, बेबी का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसमें 46 गुणसूत्र थे दोनों में, अब दोनों में क्या हुआ, अगुणित हुए गुणसूत्र, और यहाँ पर क्या बना, युग्मक बन करके इसके अंदर फिर से कितने गुणसूत्र आ गए, 46 गुणसूत्र आ गए। अब ये गुणसूत्र में जो भी लक्षण होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कारक या जीन्स होंगे, वो सारे किससे आ रहे हैं, माता और पिता से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत को इसी के माध्यम से जाना जाता है। और हम ये सब जानते हैं कि जो गुणसूत्र जो हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र होकर के एक दूसरे में पहुंचते हैं और क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सारे लक्षणों को लेकर के जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि जो भी मियोसिस होता है सेक्शन, एक कोशिका के अंदर जब भी रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो जाती है तो उसके अंदर कितने फेज़ होते हैं, उसके अंदर 4 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ कौन सा होता है, प्रोफेज़ बोलते हैं जिसको, जिसमें ये कोशिका जो होती है वो इस तरह से कुछ लक्षण दिखाती है, यानी क्या कर रहे हैं, अपने आप के सेक्शन को तोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेटाफेज़ होता है जिसमें क्या होते हैं, दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसमें आता है फिर एनाफेज़। ठीक है, और एनाफेज़ में सेक्शन क्या होता है कि दोनों जीन जो होते हैं वो आपस में, आधे जीन उसमें चले जाते हैं एक गुणसूत्र में और आधे जीन दूसरे गुणसूत्र में जाते हैं। और उसके बाद होता है क्या, मियोसिस का सेकंड फेज़, जिसमें क्या होता है कि पूरे गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग हो चुके होते हैं। ठीक है, कुछ फिगर आगे भी दिए हुए, ये देखिए इस तरह से फिगर दिखाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। इस फिगर को थोड़ा देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे ना, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है सेल डिवीजन किस तरह से हो रहा है इसमें। अब क्या है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक केंद्रक है जिसके अंदर क्या है, सेंट्रोसोम्स है। अब उसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या नाम है, गुणसूत्र हैं। अब ये गुणसूत्र जो है वो क्या हो रहे हैं, मेटाफेज की कंडीशन में आए और क्या हो रहे हैं, अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एनाफेज के समय पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में खिंचाव पैदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद खिंचाव पैदा करने के बाद इनमें क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, इनकी कोशिकाएँ अलग अलग होना शुरू हुई और लास्ट में क्या हो गई, पूर्णतः अलग हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेल डिवीज़न मेथड या मियोसिस मेथड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में। आगे पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ क्या है, संलग्नता। तो संलग्नता किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले टी बोवेरी नाम के जो क्या नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने संलग्नता के बारे में बताया। ठीक है, बोवेरी और सैटन दोनों ही क्या नाम जो थे वो साथ ही में काम करते थे, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। और उन्होंने बताया क्या कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में जो है वो लिग्न संलग्न के बारे में अध्ययन किया और उसको डबल क्रॉस करा करके उस चीज़ के बारे में जानकारी दी। ठीक है, आगे जब देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने पर यह चीज़ें पाई गई। जीन की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं भाई, जीन की इस प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब दो चीज़ें एक साथ चिपक करके आती हैं जीनों में तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वंशागत भी होती हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, लिंकेज कहते हैं या संलग्नता कहते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, जबकि जीन को एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होना है और एक साथ वंशागत होते हैं, इस प्रकार के जो सेक्शन होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, लिंकेड जीन्स या लिंक्ड जीन्स कहते हैं। ठीक है, संलग्नता की खोज जो थी वो किसने करी थी, जैसे कि हम सभी को लोग मालूम है कि बैटसन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने संलग्नता के बारे में बताया था। ठीक है, आगे अब ये क्या होता है संलग्नता, देखते हैं। जैसे क्या है, एक जीन ये हो गया, दूसरा जीन ये हो गया। अब ये दोनों जीन जो हैं वो बन करके उन्होंने क्या बनाया भाई, उन दोनों ने बनाया क्या, गुणसूत्र बनाया। ये वाला किसका था, ये वाला मम्मी पापा का था, ये वाला किसका था, मम्मी का था। अब ये दोनों चेंज हुए और क्या बनाया इन्होंने, डीएनए रेप्लिकेशन बना दिया इन्होंने। ठीक है, अब वही डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो क्या करेगा, अपने आप को डुप्लीकेट करेगा और डुप्लीकेट करने के बाद में आगे की चीज़ें दिखाएगा, जैसे ये दे रहा है। ठीक है,
इस चीज़ को देखिए, समझिए ज़रा सा। अब ये जो है ये क्या हो गया, मम्मी पापा वाले ये हैं। अब मम्मी पापा वाला ये वाला जो सेक्शन था ये क्या हुआ, इन दोनों के मध्य में क्रॉसिंग ओवर हुआ। ये देखिए क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लू वाला जीन है और यहाँ पर जो ये ऑरेंज वाला जीन है, ये दोनों की जीनों के ऊपर एक जीन दूसरे के ऊपर चढ़ गया है ना। इसी चढ़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब जैसे ही ये इसके ऊपर चढ़ता है तो आधे लक्षण जो होते हैं वो इसके यानी पिंक वाले के इसमें आ जाएंगे ब्लू में, और ब्लू वाले के जो है वो किस में आ जाएंगे, पिंक में आ जाएंगे। ठीक है, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। आगे जब देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ओनली क्रॉसिंग ओवर हैपनिंग इन दिस स्मॉल रीजन कैन बी प्रोड्यूस फॉर द ए एंड बी क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं वो किसके माध्यम से पाए जाते हैं, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से पाए जाते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे दिया हुआ है कि संलग्नता जो है वो 2 प्रकार की होती है। कुल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 दिया हुआ है क्या, पूर्ण संलग्नता जिसको कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, और दूसरा हो गया क्या, अपूर्ण लिंग संलग्नता जिसको हम लोग क्या। आगे जब देखते हैं तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि पूर्ण संलग्नता यानी कंप्लीट लिंकेज के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जब गुणसूत्रों की स्थिति जो होती है वो एक जीन्स पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के समय पे अलग अलग नहीं होती, तो इसको क्या कहते हैं भाई, पूर्ण संलग्नता कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक जीन्स जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के माध्यम से एक दूसरे से अलग नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संलग्नता कहेंगे। पूर्ण संलग्नता के समय जो होता है वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो पेरेंटल चीज़ें जो होती हैं वो बनाती हैं, और नए संयोग से जो होते हैं वो चीज़ें नहीं बनती। सारी पेरेंटल चीज़ें जो होती हैं वो इसमें इकट्ठा होती हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि इस प्रकार की संलग्नता को कभी कभी देखने को इस प्रकार की संलग्नता मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे दिया हुआ है क्या, अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता का मतलब क्या दिया हुआ, इनकम्प्लीट लिंकेज। जब हम देखते हैं कि जब एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले 2 जीन्स आपस में ही उसके होने की संभावना रहती है और उनके बीचों में संलग्नता जो होती है वो पूरी तरह से स्थित नहीं होती है, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपूर्ण संलग्नता। यह तब पाई जाती है जब दोनों चीज़ जो होते हैं वो गुणसूत्र की स्थिति उन दोनों की क्या होती है भाई, दूर दूर होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, अपूर्ण संलग्नता। और अगर दोनों की क्या होगी, गुणसूत्र की स्थिति करीब करीब होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संलग्नता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय। तो जीन विनिमय क्या होता है, जैसे कि दिया हुआ है क्या कि जीन विनिमय जीवों की कोशिकाओं में होने वाली गुणसूत्रीय प्रक्रिया है। यह गुणसूत्रीय प्रक्रिया जो होती है वो एक जोड़ी समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स यानी क्रोमेटिड्स के धागों में पाई जाती है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि इस प्रकार की प्रक्रिया जो कि क्या करती है, एक जीन को दूसरे जीन के ऊपर चढ़ाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, पैतृक लक्षणों से मेल खाने के कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर के प्रकार कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर यानी सिंपल क्रॉसिंग ओवर क्या दिया हुआ है कि इसमें केवल एक काइज़मा बनता है। क्या बनता है इसमें केवल एक काइज़मा बनता है। और दोहरा वाला जो होता है यानी डबल क्रॉसिंग ओवर जो होता है, इसमें 2 प्रकार के काइज़मा बनते हैं। काइज़मा क्या होता है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, काइज़मा का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे उसको। आगे क्या दिया हुआ है कि जिनका निर्माण 1 या 2 विभिन्न क्रोमेटिड्स यानी भिन्न भिन्न क्रोमेटिड्स में पाया जाता है, उसको कहते हैं। इसमें 2 व 4 क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात हो रही है। बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसमें भौतिक आदान प्रदान को कहते हैं, तथा समजात जोड़े गुणसूत्र होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स की समजातता जो होती है वो अंशों के बीच में होती है। सेक्शन क्या दिया हुआ है कि इस क्रिया के कारण जो होता है वो माता पिता के गुण जो होते हैं वो संतानों में आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। अगला क्या दिया हुआ है कि इस क्रिया में पुनरावृत्ति से गुणसूत्रों का मानचित्र तैयार होता है, यानी गुणसूत्र जो होते हैं उनका सेक्शन जो है किस तरह से बन रहा है उसको हम लोग तैयार करते हैं मानचित्र। जैसे कि हमने अभी बताया था कि एक गुणसूत्र ये है और दूसरा गुणसूत्र ये है। ठीक है, और दूसरे कलर का गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो एक गुणसूत्र आपका ये वाला सेक्शन हो गया और दूसरा गुणसूत्र ये वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों गुणसूत्र जब आपस में जा कर के एक गुणसूत्र जैसे मान लेते हैं ये वाला ऑरेंज वाला और दूसरा गुणसूत्र जो है यहाँ पर एक ये इसमें आप ही हो बस आई हो और लोग ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था कि जैसे मान लेते हैं कि एक गुणसूत्र ये वाला है, दूसरा गुणसूत्र जो है वो ये वाला है। अब इसी गुणसूत्र के ऊपर जो होता है वो दूसरा यानी ब्लू कलर का एक गुणसूत्र जो है वो इसी के साथ में जुड़ जाता है। तो इस वाले सेक्शन को अपन लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। यानी एक गुणसूत्र जो था इस कलर का था, इस कलर का था, इस पर ये कलर जो है जो गुणसूत्र का आ गया है, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और इसी को ही हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि इस क्रिया में पुनरावृत्ति के से गुणसूत्र का मानचित्र जो होता है वो तैयार होता है। और आगे दिया हुआ है क्या, इसके कारण जीवों की विविधता भी उत्पन्न होती है। तो विविधता जो आप लोगों को मालूम है कि विविधता किसको कहते हैं, अगर नहीं मालूम है
तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, तो हम उसको भी विविधता को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि उच्च तापमान और एक्सरे जैसी की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कायदे से होता है। जैसे कि संपर्क में बताया गया है कि क्रॉसिंग ओवर से फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और उत्परिवर्तन जो होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। ठीक है, उत्परिवर्तन के ऊपर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो डालने वाले हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो उत्परिवर्तन जो होता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्रॉसिंग ओवर इसको कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ या तो फिर हाई टेम्परेचर होता है या तो क्या करती है। ठीक है, समझ में आई। अब क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर का महत्व यही है कि भाई क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो जीन के नए संयोजन बनाता है, जिससे आप जो होते हैं वो पुनः संयोजन पा करके उन्हें जीन के युग्मक बनाते हैं, जैसे जो माता पिता में पाए जाते हैं, और उसमें आनुवंशिक विविधता जो होती है उसके बारे में बताया गया। साथ ही महत्व जो होती है परिवर्तनशीलता का निर्माण और जीन का पता लगाने की चीज़ें जो होती हैं वो लिंकेज मानचित्र आदि में दी जाती हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बस यहाँ से तो क्लास खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसे लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, जिससे कि ये जानकारी जो है वो दूसरों तक भी पहुँचे और वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। थैंक यू।